हेलो एवरीवन। तो हमने केमिकल काइनेटिक्स लास्ट वीडियो में स्टार्ट की थी, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, हमने स्टार्ट किया था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग में हमने आज करना था कैटेलिस्ट का इफ़ेक्ट। हमने समझ गया है जो हमारे कैटेलिस्ट था, मैंने बोला था पढ़ के आना क्या होता है कैटेलिस्ट। पढ़ा होगा किसी ने तो, है ना? नहीं पढ़ा होगा, लॉकडाउन में कौन पढ़ता है ना। कैटेलिस्ट हमने देखो फैक्टर अफेक्टिंग में कौन कौन सा किया, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पढ़ा कि रिएक्टेंट जो नेचर है सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। जो हमारा गैस है उसका नेचर ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट करवाने के लिए देन लिक्विड एंड देन सॉलिड, ठीक है। उसके बाद हमने किया सरफेस एरिया एंड देन कंसनट्रेशन। फिर हमने टाइम का पढ़ा, टाइम का हमारा इम्पॉर्टेंट था। टाइम का क्या था कि अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री राइज कर देते हैं किसी भी सॉल्यूशन का या किसी भी सिस्टम का, तो जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है ना, स्पीड रिएक्शन की, वो डबल हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा लास्ट फैक्टर बचा था लास्ट वीडियो में कैटेलिस्ट, मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि लेंथी था, उस वीडियो में कंप्लीट नहीं होता, पहले ही बहुत लेंथी यूनिट वीडियो बन चुकी थी। कैटेलिस्ट देखो क्या होता है। कैटेलिस्ट को समझने से पहले देखो हमारे पास एक ग्राफ होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने ये ग्राफ देखा होगा। ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, हैं? ये ग्राफ देखा होगा। ये क्या होता है? हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। देखो यहाँ से रिएक्टेंट को ये वाली जो एनर्जी होती है ना, इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है? रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होना है, ठीक है। तो उसको हमारे जो एनर्जी है, रिएक्टेंट यहाँ पड़ा है और जो ये वाली एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो रिएक्टेंट को मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करने के लिए, तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, है। तो पूरा जो प्रोसीजर है वो एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है कि जो हमारा रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है भाई, हम दे देंगे। लेकिन कैटलिस्ट का क्या काम है इसमें, हमें ये तो नहीं समझ में आया। तो चलो देखते हैं क्या होता है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देता है बिना उसके अंदर इंक्लूड हुए। समझ में आया? हमने क्या किया, रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट ऐड किया, उसके अंदर कैटलिस्ट कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, बल्कि उसकी स्पीड को फास्ट कर देता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? कैटलिस्ट अ सब्सटेंस, कैटलिस्ट इज अ substance which increase the speed of reaction, which increase the speed of reaction, ठीक है, without participating in the reaction, ठीक है। वही बोला था कि जो कैटलिस्ट होता है वो हमारी रिएक्शन की स्पीड को तो इंक्रीज़ कर देता है, लेकिन कभी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब दूसरा क्या है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना उसको कम कर देता है। देखो मैं बताती हूँ कैसे करेगा। इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी। देखो हमने क्या किया था, ये ग्राफ बनाया था अभी थोड़ी देर पहले। देखो ये बनाया था, रिएक्टेंट से क्या बन रहा था? प्रोडक्ट। अब क्या हुआ, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी थी ना, हमने क्या किया, इसके अंदर नॉन कैटेलाइज्ड रिएक्शन थी, मतलब ये जो रिएक्शन है बिना कैटलिस्ट के थी। अब हमने उसके अंदर कैटलिस्ट ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, हमने देखा जो रिएक्शन है ना वो जल्दी होगी इस टाइप से। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, कैटेलाइज्ड रिएक्शन।
क्या हुआ, देखो पहले कितनी एक्टिवेशन एनर्जी थी, इतनी, है ना, लेकिन जैसे ही हमने कैटलिस्ट ऐड किया इसने इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। तो वही हुआ ना, एक तो जो रिएक्टेंट है इतनी स्पीड से जा रहा है, एक रिएक्टेंट को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। तो वही हुआ, जब हमने कैटलिस्ट नहीं डाला तो रिएक्टेंट की स्पीड बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही हमने कैटलिस्ट डाल दिया रिएक्टेंट की स्पीड बढ़ गई, रिएक्टेंट जल्दी से प्रोडक्ट में चेंज हो गया। ठीक है, ये फैक्टर था कैटलिस्ट का कि जो कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, रिएक्शन जो है उसकी स्पीड को फास्ट करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये जो कैटलिस्ट वाला टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना ही हमेशा। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था जो रिएक्टेंट होता है ना, जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, देखो क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हमने डिस्कस किया था। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही पढ़ा था हमने। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख दो यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम कंसंट्रेशन की टर्म को नोट डाउन करते हैं। देखो नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया था, रेट डायरेक्टली का साइन हटा के हमने के लिखा था। सपोज करो हमारा जो रिएक्टेंट है ना ए है, उससे प्रोडक्ट बन रहा है पी, तो यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की लिखनी है, तो रिएक्टेंट क्या है हमारा ए है। के क्या हमने बोला था, रेट कांस्टेंट, के इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, यही बोला था हमने। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमें इनकी यूनिट निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, देखो इसकी यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यही होता है ना, इक्वल्स टू के, ये क्या होता है ए क्या होता है कंसंट्रेशन की पावर एन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पावर हो सकती है। अब देखो यहाँ पे पावर कहाँ से आई, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे रिएक्टेंट के वो होते हैं, और जब पावर में चले जाते हैं तो वो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो ऑर्डर ले रही हूँ तो ए नॉट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो पहले हम बाद में करेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, पहले इनकी यूनिट्स देख लो। इसको मैं नीचे ले जाऊँ, देखो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, और इसको क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन की पावर एन, तो ये क्या होगा के, है ना। इसकी पावर कितनी है 1 है, इसकी पावर n है, ऊपर ले जाओ कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन डिवाइडेड बाय पर टाइम, सॉरी टाइम की यूनिट, टाइम लिख दो, टाइम किसके इक्वल होगा के, है ना। अब देखो इसको टाइम के ऊपर ले जाओ, मैं इधर लिख दूँ के इक्वल्स टू, ऊपर लिख दो इस यहाँ लिख देते हैं, तो जो के की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, क्योंकि नीचे क्या है टाइम की पावर 1, ऊपर आके कितनी हो जाएगी -1। तो अब देखो ये हमारे जनरल इक्वेशन आ गई कि हम इससे किसी भी रिएक्शन का जो यूनिट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो n है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब देखो हम निकालते हैं, यूनिट निकालें, ज़ीरो ऑर्डर लेते हैं हम फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलो केक जो है देखो, अब कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, ठीक है। ज़ीरो जो हमारे कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, हमने सेकेंड यूनिट में डिस्कस किया था। 1 माइनस ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो 1 माइनस ज़ीरो, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, ये हो गया -1, तो क्या आ गई इसकी यूनिट 1 माइनस ज़ीरो 1, तो क्या बच गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये किसकी आ गई हमारी, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, चलो फर्स्ट ऑर्डर के इक्वल देखो हमने रखा 1 माइनस 1 ज़ीरो, तो कंसंट्रेशन की पावर कितनी होगी 0, टाइम यानी सेकेंड इनवर्स।
अब कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही, तो क्या आ गई सिर्फ इसकी यूनिट पर सेकेंड। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर की हमारी आई मॉल पर लीटर पर सेकेंड और फर्स्ट ऑर्डर की आई हमारी पर सेकेंड, कंफ्यूज मत होना। चलो नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड ऑर्डर। इस टाइप से ना आप कितने भी ऑर्डर की रिएक्शन अगर निकालनी हो 4 5 6 होती नहीं इतनी हाई, जितनी भी निकालनी हो ना तो इस फॉर्मूले से आप जो यूनिट है वो निकाल सकते हो। चलो सेकंड के लिए देखते हैं 1 - 2 - 1, तो कंसंट्रेशन क्या है मोल पर लीटर की पावर -1, टाइम पर सेकेंड है ना, तो कितना हो गया मोल पर मोल हो गया, यहाँ पे मोल के पावर -1, लीटर क्या होगा -1 - 1 +1, और ये होगा पर सेकेंड, तो ये होगा पर मोल लीटर पर सेकेंड। इस टाइप से आप उसके थर्ड ऑर्डर की निकाल सकते हो। ठीक है, ये थे हमारी यूनिट्स। उसके बाद हम करते हैं, बस ये फॉर्मूला याद रख लेना, बस बाकी हो जाएगा। क्या था फॉर्मूला, K = कंसंट्रेशन की पावर 1 - n और टाइम इनवर्स, वो यूनिट पे डिपेंड कर रही है, लेकिन कंसंट्रेशन हमारी मोल पर लीटर होगी। मोल पर लीटर का मतलब लीटर वॉल्यूम में है, लीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, वो देख लेना वॉल्यूम कितना दिया होगा। उसके बाद टाइम देख लेना, सेकंड में है, आवर में है या मिनट में है। ठीक है, उसको चेंज करना होता है फिर। नेक्स्ट देखो, हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ लिया, यूनिट्स पढ़ ली, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया। ठीक है, एक टर्म यूज़ होती है यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कि रिएक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो हमारी होगी मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, अब जैसे हमारा फॉर एग्जांपल Na है, ठीक है, ये बन रहा है प्रोडक्ट, सपोज करो यहाँ पे 2A है, तो इसकी क्या हो जाएगी मॉलिक्यूलरिटी 2। तो जो हमारी मॉलिक्यूलरिटी है वो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, बट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ठीक है, सॉरी, मॉलिक्यूलरिटी हमारी एक्सपेरिमेंटल होती है और जो ऑर्डर होता है वो हमारा थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, 1 बाय 1 करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो देखते हैं क्या होता है ज़ीरो ऑर्डर में। ए से बन रहा है पी, इसका रेट कांस्टेंट मान लिया के। ठीक है, ए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना पी, रेट कांस्टेंट हमने मान लिया के। चलो उसके बाद हमारे जो ए है, ठीक है, जो हमारा रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर जितना ऑर्डर है। ऑर्डर कितने, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो यानी कि क्या हुआ, ये इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट के। ठीक है, इक्वल्स टू K0, इसको हमने लिख दिया सीधा के। नेक्स्ट देखो, ये क्या होता है dx/dt, या हम बोल सकते हैं -dA/dt इक्वल्स टू के, है ना, क्योंकि डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो सपोज करो इसकी कंसंट्रेशन थी पहले ए, जब टाइम हमारा ज़ीरो था इसकी कंसंट्रेशन थी ज़ीरो, लेकिन जैसे ही हमने रिएक्शन स्टार्ट की, मान लिया एट टाइम टी प्रोडक्ट बन गया x, तो कितना बच गया A - x है ना। तो आप देखो इसमें क्या पुट कर सकते हो आप, इसमें देखो -dA इक्वल्स टू k/dt, इस dt को ऊपर ले जाओ। अब a की वैल्यू कितनी है A - x, d A - x इक्वल्स टू k/dt। ठीक है ना, इतना आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, dx/dt है, सॉल्व करो इसको, -dA, इसका इंटीग्रेशन करना है dx/dt जो भी है हमारा k0, इसके नीचे ही ले लो एक बार dt। ठीक है, नीचे ही रखो, चलो इसमें रख लो, इसको अंदर सॉल्व करो, -dA/dt
प्लस dx/dt इक्वल्स टू के। बट यहाँ पे तो a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन करोगे क्या हो जाएगा 0। तो क्या बच गया हमारा dx/dt इक्वल्स टू के, यही बचा। अब dt को उधर ले जाओ, dx इक्वल्स टू के dt। अब क्या करोगे, इनका इंटीग्रेशन कर दो। टाइम पहले 0 था फिर t था, कंसंट्रेशन पहले 0 थी फिर x हुई, तो इंटीग्रेशन करोगे जब 1 का तो क्या आएगा x, और 0 से लेके x तक लिमिट है k। 1 का इंटीग्रेशन t, लिमिट होगी 0 टू t, ठीक है। अब लिमिट पुट करोगे तो x माइनस 0 इक्वल्स टू k, अपर माइनस लोअर लिमिट, तो ये होगा x इक्वल्स टू के टी। ये आ गई हमारी इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। कुछ नहीं था, जस्ट हमें पता है कि रेट डायरेक्टली इज इक्वल्स टू होता है के इंटू रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन, ठीक है। हमें पता है कि जो के होता है रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या है रिएक्शन का 0। अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 होता है, यानी क्या हुआ, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा तो किसके इक्वल आ गया, के। अब ए की वैल्यू जो है ये हम लिख सकते हैं कि जो रेट होता है dA/dt, हाँ, dA/dt मतलब डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको dA/dt ए की वैल्यू पुट करनी है। पहले एट टाइम्स जब 0 था टाइम तो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन थी ए, प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बना था। जैसे हमने रिएक्टेंट स्टार्ट करवाया, जो रिएक्शन स्टार्ट करवाई एट टाइम टी पे ई बन गया एक्स, तो कितना बच गया ए माइनस एक्स। तो उसके बाद हमने ये वैल्यू पुट करी, इनको अंदर ओपन कर दिया, माइनस dA/dt प्लस dx/dt। ये कांस्टेंट है तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी 0, बच क्या गया dx/dt इक्वल्स टू के। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो dx/dt को कैसे सॉल्व करो, इंटीग्रेशन कर दो, 0 टू x लिमिट 0 टू t लिमिट, क्या होता है 1 का इंटीग्रेशन x और अपर लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो ओपन कैसे करते हैं अपर माइनस लोअर लिमिट, तो x इक्वल्स टू के टी। ये तो आ गया कि जब हमें रिएक्शन करवानी है। अब हमें निकालना है कि हाफ लाइफ टाइम क्या है इस रिएक्शन का, मतलब जब हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है, देखो एक सेकेंड, x इक्वल्स टू के टी है ना, याद रखना इसको, हमारा आया x इक्वल्स टू के टी, है ना। तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, देखो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, वो हाफ लाइफ टाइम जिसके ऊपर जो रिएक्शन है ना वो हाफ कंप्लीट हुई होती है। मतलब एक तो 100% रिएक्शन हो, एक 50% रिएक्शन हो, तो हाफ लाइफ टाइम ये होगा जब हमारी जो रिएक्शन है, जो हमारे रिएक्टेंट है वो हाफ कन्वर्ट हो चुका होता है प्रोडक्ट में। तो हाफ लाइफ टाइम को डिनोट करते हैं टी हाफ से, क्योंकि टाइम है और हाफ लाइफ टाइम मतलब हाफ, ठीक है। अब देखो टी को हम यहाँ टी हाफ कर देंगे, जो कंसनट्रेशन है ना ए, स्टार्टिंग की कंसनट्रेशन ए थी वो कितनी हो जाएगी, जो प्रोडक्ट है उसकी कंसनट्रेशन हो जाएगी a/2, तभी हमारा हाफ लाइफ टाइम आएगा। दोनों वैल्यूज़ को वहाँ पुट कर दो, a/2 इक्वल्स टू के टी हाफ। हमें निकालना क्या है टी हाफ, तो टी हाफ किसके इक्वल आ गया a/2 के। बस ये वैल्यूज़ याद रखनी, एक ये और एक ये, और कुछ भी याद नहीं करना ज़ीरो ऑर्डर में। लेकिन आपके आगे जो हमारे हायर एजुकेशन आती है ना, हायर क्लासेस, उसके अंदर बस ये दो वैल्यूज़ याद रखनी होती है। बट डेरिवेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कई बच्चों को अगर ये याद नहीं भी रहता तो आप डेरिवेशन कर लो, इजी है, लेकिन एग्ज़ाम में डेरिवेशन आ जाता है, ठीक है ना। ये हमारा हाफ लाइफ टाइम था जब हमारी रिएक्शन हाफ हो चुकी है, मतलब जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट का हाफ बन चुका है, ठीक है। ये हमारा आ गया रिएक्टेंट का। अब अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है टाइम के और कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट, ठीक है, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन, तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको मैं लिख सकती हूँ y/mx प्लस सी, लिख सकते हो ना, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। इंटरसेप्ट हमारा 0 है, ठीक है, इंटरसेप्ट हमारा 0 है,
लेकिन जो हमारा स्लोप है ना, स्लोप वो कितना है, के। अब देखो किसके बीच में निकालना है हमें, कंसंट्रेशन ए। चलो देखते हैं, ए के बीच में निकालना है। तो ये हो गया हमारा इतना, इसके अंदर जो स्लोप है ना वो ज़ीरो है, सॉरी इंटरसेप्ट हमारा ज़ीरो है, तो इसके बीच में नहीं ग्राफ प्लॉट होगा। किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट है हमारा, टी हाफ और ए और टी हाफ के बीच में। देखो अब जो ये है वाई एक्सिस पे ये हो गया वाई, एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट हमारा क्या है, ज़ीरो, एम की वैल्यू कितनी है 1/2k। तो इंटरसेप्ट ज़ीरो होता है तो हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो स्लोप है वो कितना होगा, 1/2k। ये ग्राफ बनेगा। कभी भी जब ग्राफ प्लॉट करते हो ना तो उसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से इक्वेट कर लिया करो, y = mx + c। वाई एक्सिस पे टी यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे a है, तो बचा क्या 1/2k। तो वो क्या बन गया उसका स्लोप। और इंटरसेप्ट होता है हमारा c, वो इसके अंदर क्या है, ज़ीरो है। दूसरा ग्राफ देखो इसके अंदर किसका है, कंसंट्रेशन वर्सेस रेट। रेट एंड देन कंसंट्रेशन। देखो हमारा क्या आया था, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल आया था, k × A0। ये था, इसके ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा था, है ना, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। कंसंट्रेशन को चाहे कितना इंक्रीज़ करो, जो रेट है वो स्ट्रेट ही रहेगा, मतलब कांस्टेंट के इक्वल है। तो कंसंट्रेशन कितनी मर्जी बढ़ा लो, रेट इतना ही रहना है जितना था। तो कंसंट्रेशन पे रेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो ये था हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमने क्या किया था, यूनिट देखी थी, क्या थी यूनिट थी इसकी मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये थी ना इसकी यूनिट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये था हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसके ग्राफ प्लॉट किए हमने। नेक्स्ट हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में। इजी है, फर्स्ट ऑर्डर करके देख लेना अपने आप से, बस वो याद रख लेना कि रिएक्टेंट पहले ए होता है फिर A - x होगा, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।